अखिल भारतवर्षीय गौण महासभा की राष्ट्रीय एवं प्रांतीय संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर रहे संघर्षों के महानायक आज के अध्यक्ष महोदय और गौण समाज के उत्थान के लिए हमेशा संघर्षरत रहने वाले प्रांतीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, राष्ट्रीय उपाध्यक्षगण एवं जिले इकाई के अखिल भारतवर्षीय गौण महासभा के अध्यक्षगण, मंत्रीगण, सामने बैठे सभी सम्मानित साथियों, बहनों, आज मैं ये पहला मेरा है इस लेवल के बैठक को संबोधन। देखिए, आप अगर संगठित रहेंगे और एक आवाज पर आगे बढ़ेंगे और संगठन का जो मर्यादा होता है, जो अनुशासन होता है, उसको अगर बनाए रखे आप, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे फौज हमारी बहुत स्ट्रांग होती है, क्यों? कारण ये होता है कि फौज का सिपाही उसके कमांडर के आदेश को फॉलो करता है। अगर विद्रोह करे तो इतनी संख्या होती है, वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि सबको एक अच्छा श्रोता होना चाहिए। अगर वो बातों को अच्छी तरह सुनेंगे, मंथन करेंगे, तो निश्चित रूप से एक विचार निकलेगा। हमारे सभी पदाधिकारी वरिष्ठगण यहाँ बैठे हुए हैं, वे लोग जो निर्णय लेंगे हम उसको मानेंगे। हमको इस संकल्प के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महोदय जो युवा साथी हैं, इन्होंने हमारे समाज की दशा और दिशा और राजनीतिक स्थिति हमारी क्या, आपने बड़ा विस्तार से बात किया, बहुत अच्छा लगा। और अभी एक हमने नेता को देखा, कौन नेताजी हैं वो नजर नहीं आ रहे हैं, उन्होंने ऐसा विस्फोटक भाषण दे दिया कि एकदम स्ट्रेम्बल कर दिया, खलबली मचा दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये अखिल भारतवर्षीय गौण महासभा 1950 से रजिस्टर्ड है और आज आप जो कहते हैं धुरिया, ओझा, नायक, पठारी और राजगौड़ को गौड़ की उपजाति घोषित कराने में कितना लंबा संघर्ष हुआ है। काका कालेलकर की समिति बनी थी, लोकुर समिति बनी, फिर प्रवर समिति को चादा अध्यक्ष से उनके पास मामला गया, कैसे कैसे संघर्ष करके आपको ये अधिकार दिलाए। और समस्या हमारी वहां से खड़ी हो गई कि हमारा समाज पढ़ा लिखा नहीं था और जैसा कि जो कहार की उपजातियां हैं उनको भी बोलने लगे, चूंकि जो हमारा पेशा था वो कहार जात से मिलता जुलता पेशा था और हम सेवा का कार्य करते रहे जमींदारों के यहां, तो हमारी जात में जो उन्होंने रिकॉर्ड में लिखवा दिया, अब ये बताइए अगर उन्होंने कहार जात में लिखवा दिया तो क्या वो गुण नहीं है? ये कह दिया जाए इनके में कहार लिख दिया गया, ये गुण जात के नहीं है। अरे भाई, हमारा रोटी बेटी का एक दूसरे के साथ संबंध है, हमारा कल्चर है, ये हमारी बोली भाषा को लोग प्रश्न खड़ा करते हैं कि आप जो गोंडी भाषा नहीं बोलते हैं, तो क्या आप जो व्यक्ति जिस समाज में रहता है वहां की बोली भाषा, वहां का कल्चर एडाप्ट कर लेता है, वहां का पहनावा एडाप्ट कर लेता है। हम भी तो तमाम डीएम वगैरह लोग इस बात को कह देते हैं कि भाई आप तो कद में छोटे नहीं हैं, उन्नतशील नस्ल के हैं, तो आप जो है ये नहीं पहनते, ये नहीं बोलते, ये नहीं करते, वो नहीं करते हैं। अरे उनको भी समझना चाहिए कि क्या आप जब पैदा हुए आपके पूर्वज तो जंगली थे, आज भी आप जंगली रह गए। मुख्य धारा में आप आएंगे तो एडाप्ट करेंगे उसी चीज को और आगे बढ़ेंगे। तो समस्या वहीं से खड़ी है कि कहार कह देते हैं लोग। देखिए, अभी भाई साहब बता रहे थे कि अगर आप जो लड़ते हैं विचारधाराओं की लड़ाई है, हमारी विचारधारा क्या है और इस समय जो राजनीतिक विचारधारा क्या है वो हमको किस दिशा में ले जाने का काम कर रही है, इसको हमको आपको बारीकी से समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा
और जो हमारे समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं उसमें मंथन करते हैं, विचार करते हैं। इनके अनुभव का हमको नौजवान लोगों को लाभ उठाना चाहिए। और जो ये कहते हैं, जिस दिशा में चलने के लिए कहते हैं, हमको चलना चाहिए। अगर हम अलग अलग विचारधारा रखेंगे, पहली बात तो हम ये देखते हैं, हम तमाम मीटिंग में जाते हैं, हम देखते हैं कोई वक्ता बोलता है तब तक दूसरा आदमी उसमें टपक के बोल देगा। क्या ये बैठक और संगठन की मर्यादा है? हम कह रहे हैं 118 संगठन चल रहे हैं, तो ये तो खुद ही संगठन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दे रहे हैं कि आप संगठित नहीं हैं। 118 धड़ों में आप बंटे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, ठीक है आप बंटे हैं, एक जगह इकट्ठा नहीं किया जा सकता, क्योंकि सभी लोग बड़े विद्वान हैं। जो 2 अक्षर पढ़ लिया, संविधान को नहीं जानता, अपने अधिकार को नहीं जानता, मैं देखता हूं वो लोग भी उछलना शुरू कर देते हैं। पूछ दीजिए किसी से, प्रियम्बल अभी भारत के संविधान का, आपको फंडामेंटल राइट्स क्या है और आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या जानते नहीं है। आपको 340 में क्या है, 341 में क्या है, 342 में क्या जानकारी ये नहीं रहेगी। वो आएंगे, बोलेंगे, पहले पढ़िए, पहले अध्ययन करिए, पहले सुनिए लोगों को जो हमारे अनुभवी है, और जिस दिशा में चलने के लिए कहते हैं उस दिशा में चलने का काम आप करेंगे, तब आप आगे बढ़ पाएंगे। मैं देखता हूं कोई मीटिंग होती है उसमें जरूर झगड़ा हो जाता है, और यही आपकी पहचान है, यही पहचान है। अभी मीटिंग बुलाई जाएगी, 10 लोग इकट्ठा होंगे, फोटो खिंचवा लेंगे, वायरल कर देंगे। राजनीतिक पार्टी वाले समझते हैं बस इनकी यही हैसियत है, यही संख्या है। हमको तो करना यह है कि जागरूक पहले करना पड़ेगा। अगर हमारे संगठन के जो पदाधिकारी हैं, जो सदस्य हैं, अगर वो जागरूक नहीं होंगे, अगर वो भविष्य के प्रति चिंतित नहीं होंगे, तो निश्चित रूप से आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपको आगे बढ़ने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर का फोटो लगा है ना, ये क्यों लगा है? इसलिए लगा है कि इन्होंने दलित के लिए लड़ाई लड़ा। इन्होंने नारा दिया शिक्षित बनो, संगठित बनो और फिर क्रांति करो, आगे बढ़ो। तो हमको चित्र पर माल्यार्पण करके काम चल गया कि हमको उन्हें चित्र में नहीं खोजना। उन्होंने कहा कि तुम मुझे चित्र में मत खोजना, तुम मुझे किताबों में खोजना। तो हमको पहले अभी अध्ययन करने की जरूरत है कि हमारी मूल समस्या क्या। हमारे जो वरिष्ठ गण बैठे हुए हैं, गणमान्य हमारे नेता गण बैठे हैं, वो बताएंगे, समझाएंगे। हम देखते हैं नौजवान उछल पड़ते हैं, बहुत जल्दी उत्तेजित होते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हम ये चाहेंगे कि उनकी ऊर्जा का वहां इस्तेमाल किया जाए जहां लड़ने भिड़ने की जरूरत है, उनको आगे खड़ा किया जाए। तो इस तरह से मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी जो विषय रखा गया है उस विषय पर हम लोगों को मंथन करना है। तमाम लोगों के विचार आएंगे, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा। तमाम लोगों को मैं केवल सुनने आया हूं। मुझे कि देखिए, आपके पास अगर कहा गया इफ यू हैव फैक्ट्स, इफ यू हैव फैक्ट्स हैमर द जूरी, इफ यू हैव लॉ हैमर द जज, but somebody had nothing but shout is like cloud। तो यहां क्लाउड की तरह गरजने की जरूरत नहीं है। फैक्ट्स इकट्ठा करिए, आपकी मूल समस्या जो है उस पर आप मंथन करिए, बात करिए, संगठन बनाइए। ठीक है, अच्छी बात है भाई, हमारा हिंदुस्तान है, इतने कल्चर, इतने बोली, इतने भाषा, संविधान सबको बांट करके रखा हुआ है कि नहीं है? गुलदस्ते की तरह हमारा देश है। उसी तरह से सारे संगठनों को बांट के रखा जा सकता है, बशर्ते कि सबके अंदर जो है धैर्य हो, कुछ सीखने का गुण हो। पहले आप एक बढ़िया स्टूडेंट बनिए, सीखिए, समझिए, समाज को देखिए। हाँ, ये है कि सबसे बड़ी समस्या हमारी, हम यहीं तक रह जाते हैं। क्या इस संगठन, जब ये संगठन बना तो इसका उद्देश्य केवल था कि जाति प्रमाण पत्र ही दिलाया जाए? इसका मूल उद्देश्य था कि हमारी जो कल्चर है, स्वर्णिम जो इतिहास है, उसके प्रति आपको जागरूक करें। आपका जो कल्चर है उसको संरक्षित करें, आपको एकजुट करें, आपको एजुकेट करें, आपको एजिटेट करें। समस्या तो आप देखे रहे होंगे कि पहले जो है जाति प्रमाण पत्र जारी होता था, बीच में रुक गया। रोकने वाला कौन है?
रोकने वाले हमारे ही भीतर के, जिनको हम अपना समझते थे, अगर किसी का जारी हो गया तो उसकी टांग पकड़ के खींचने लगे, उसका इतिहास लगे जो है दिखाने। हमारे जिले में है एक शंकर प्रसाद जोगाचार्य, वो सिर्फ यही काम करता है। हमारे तमाम ऐसे साथी हैं जो उसको बकअप करते हैं, जो उसको आर्थिक मदद करते हैं, जो उससे भय के कारण, वो भय इतनी खड़ी कर देता है कि लोग डर जाते हैं। अरे जब तुम डर गए तो मर गए। हमारे अध्यक्ष जी लड़ रहे हैं, हम यही देखते हैं। हमको हम लोग बहुत लालची हो गए हैं। हमको खाली पद चाहिए, पैड चाहिए, मोहर चाहिए, और थोड़ी सी हमारी पहचान बन जाए, किसी राजनीतिक पार्टी में हम जुड़ जाए। मैं देखता हूं चुनाव आता है, कितने साथी झंडा डंडा उनका लेकर के कुछ पैसा पा जाएंगे, प्रचार प्रसार में लग जाते हैं। अरे पहले तो ये जानो तुम्हारी विचारधारा क्या है, तुम किस विचारधारा के साथ खड़े हो। तुम खाली 10-10 हजार 5,000 किसी ने फेंक दिया रोटी का टुकड़ा, उसी को लेकर के टूट पड़े। इस पर भी विचार करने की जरूरत है। अगर ऐसे लोग काम करते हैं तो उनका बहिष्कार भी करिए, और हमको चुनना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा कि कौन सी सरकार हमारे विचारधारा की है, कौन सी पार्टी हमारे विचारधारा की है। हमको एक निर्णय लेकर के, मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय से आह्वान करता हूं कि ये निर्णय लेकर के हमें किसी एक पार्टी को सपोर्ट करना है। पहले अध्ययन करिए कि कौन पार्टी हमारा काम कर सकती है। मैं बहुत समय ले लिया, चूंकि हमारे संचालक महोदय का निर्देश है। मैं यही कहूंगा, भैया संगठित हो जाइए और